नमस्कार एस्पिरेंट्स। चलिए आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स को डिकोड करते हैं। वो टॉपिक्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए आपकी तैयारी को एक नया एज देंगे। आज हम सिक्योरिटी, पॉलिटी, इंटरनेशनल लॉ और हेल्थ से जुड़े कुछ बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो बस फोकस बनाए रखिएगा। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 4 अलग अलग लेकिन एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का जो नया चैप्टर शुरू हुआ है उसको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, ये क्या है और इस पर विवाद क्यों है। उसके बाद यूएस ईरान के बीच समुद्री कानून की एक काफी इंटरेस्टिंग गुत्थी को सुलझाएंगे और आखिर में एफएसएसआई ने अश्वगंधा पर एक नया निर्देश जारी किया है, उसके पीछे की साइंस और पॉलिसी क्या है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और सबसे क्रिटिकल टॉपिक से, जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी। देखिए, 1 साल हो गया है उस पहलगाम अटैक को, एक ऐसा अटैक जिसने हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को आप कह सकते हैं जड़ तक हिला दिया था। अब उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ गई। तो आखिर क्या बदलाव आए हैं, और हाँ, आपके जीएस पेपर 3 यानी इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर के लिए ये इतना जरूरी क्यों है, चलिए इसी को समझते हैं। तो खबर क्या है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहलगाम अटैक को 1 साल पूरा हो चुका है। इसकी वजह से इंडियन आर्मी की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट आया है। और अब फोकस कहाँ है? फोकस अब शहरों या घाटी से हटकर दूर दराज के ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर चला गया है। अब ये बदलाव क्यों हुआ, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। देखिए, ये जो अटैक हुआ था ये एक हाई एल्टीट्यूड टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ, जिसे अब तक एक सॉफ्ट फ्रंटियर माना जाता था। सॉफ्ट फ्रंटियर का क्या मतलब? आसान भाषा में एक ऐसा इलाका जहां सिक्योरिटी थोड़ी कम रखी जाती थी ताकि टूरिज्म आराम से चलता रहे। पर इस हमले ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक सिस्टेमिक शॉक का काम किया। उनके सामने एक नई चुनौती आके खड़ी हो गई कि टूरिज्म को भी बढ़ाना है और सिक्योरिटी को भी मजबूत करना है। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? अच्छा, इस पूरी नई स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ना 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें पकड़ लीजिए। पहला है एरिया डोमिनेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि सेना अब हर जगह दिखेगी, अपनी प्रेजेंस बनाए रखेगी ताकि दुश्मन को सर उठाने का मौका ही ना मिले। और ये किसके लिए जरूरी है? ये जरूरी है हाइब्रिड टेररिस्ट के लिए। पता है ये कौन होते हैं? ये वो ही हैं जो आम नागरिक की तरह रहते हैं और अटैक करके वापस भीड़ में गायब हो जाते हैं, सिविलियन के भेस में। इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इन दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में डोमिनेशन कैसे होगा, उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ऑल टेरेन व्हीकल्स यानी एटीवीज। ये स्पेशल गाड़ियां हैं जो कहीं भी चढ़ जाती हैं। अब सवाल उठता है कि यूपीएससी के लिए ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ये इंटरनल सिक्योरिटी में बदलते खतरों को दिखाता है। दूसरा, ये बॉर्डर मैनेजमेंट में प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तीसरा, इसमें डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स का बढ़ता हुआ रोल साफ दिखता है। और चौथा, ये गवर्नेंस का एक क्लासिक डायलेमा है, विकास यानी टूरिज्म और सुरक्षा के बीच आखिर संतुलन कैसे बनाएं। आइए इस नई रणनीति का एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। फायदे क्या हैं? ये एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है, मतलब अटैक होने का वेट नहीं करना, पहले ही रोकना है। इसमें ड्रोन्स और क्यूआर कोड्स जैसी टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। घने जंगल जो है वहां कैनोपी प्रॉब्लम होती है, यानी पेड़ों के पत्तों की वजह से ड्रोन्स को नीचे जमीन साफ नहीं दिखती। खराब मौसम और ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी भी बड़ी दिक्कत है। तो आगे का रास्ता क्या है? सिंपल, बेहतर टेक्नोलॉजी और साथ में स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स के लिए फटाफट फैक्ट्स नोट कर लेते हैं। ये जो 43 नए बेसेस बनाए गए हैं ये मेनली पीर पंजाल माउंटेन रेंज में है। स्थानीय लोगों की पहचान के लिए क्यूआर कोडेड आईडी कार्ड शुरू किए गए हैं। दुश्मन के ड्रोन से बचने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। और एक ज्योग्राफिकल फैक्ट याद रखिएगा, इन्हीं ऊंचे इलाकों के घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। तो अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं कितना समझा। सवाल है, हाइब्रिड टेररिस्ट शब्द का सबसे सही मतलब क्या है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि वो एक आतंकी घटना को अंजाम देकर वापस अपनी आम नागरिक वाली जिंदगी में लौट जाता है। और इसी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए इन्हें पहचानना और पकड़ना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से एक सवाल देखिए। सवाल भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के शिफ्ट पर है, रिएक्टिव से इंटेलिजेंस लेड डिसरप्टिव होने पर। जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आपको इसे एनालाइज करना है। अपने आंसर में आपको एरिया डोमिनेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे और साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी जैसे चैलेंजेस को भी एड्रेस करना होगा। तभी एक बैलेंस्ड और अच्छा आंसर बनेगा। तो देश की सीमाओं की सुरक्षा से अब चलते हैं देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट के अंदर।
हमारा अगला टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार। हाल ही में प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन के नोटिस से यह कंसेप्ट फिर से चर्चा में आ गया है। ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी का एक कोर टॉपिक है, इसको मिस नहीं कर सकते। तो खबर क्या है? खबर यह है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन नोटिस दिया है। आरोप क्या है? आरोप है कि उन्होंने सदन को गुमराह किया यानी मिसगाइड किया, और सदन को गलत जानकारी देना उसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, जिसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं। बस इसी एक घटना ने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो आखिर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है क्या चीज? आसान शब्दों में ये एमपीज और एमएलएस को मिले हुए कुछ खास अधिकार और कुछ छूट है। इनका मकसद ये है कि वो सदन में बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें और जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अपना काम कर पाएं। संविधान का आर्टिकल 105 एमपीज को और आर्टिकल 194 एमएलएस को ये अधिकार देता है। इस टॉपिक से जुड़े 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझ लीजिए। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब सदन में कही गई किसी भी बात के लिए किसी एमपी पर कोर्ट में केस नहीं हो सकता। दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, जो उन्हें सदन के सेशन के दौरान सिविल मामलों में गिरफ्तारी से बचाता है। और तीसरा है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, जिसका मतलब है इन्हीं अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना या सदन की अवमानना करना। अब यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहली बात, ये लेजिस्लेचर यानी विधायिका के अधिकारों और उसकी सीमाओं को डिफाइन करता है। इससे सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भी जोड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। एक तरफ आर्टिकल 19 के तहत आम नागरिक की फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरी तरफ एक एमपी का विशेषाधिकार। पर इस सबका सबसे बड़ा मुद्दा है लैक ऑफ कॉडिफिकेशन, मतलब इन विशेषाधिकारों को आज तक एक कानून में साफ साफ लिखा ही नहीं गया है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो फायदे साफ हैं। इससे सांसदों को काम करने की आज़ादी मिलती है, वो सरकार से सख्त सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि कोई साफ कोडिफिकेशन नहीं है, इसके गलत इस्तेमाल का यानी मिसयूज का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, जैसा कि कई कमिटीज ने भी कहा है, इन विशेषाधिकारों को जल्द से जल्द कोडिफाई किया जाना चाहिए, एक साफ कानून की शक्ल देनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स। ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है। प्रिविलेज मोशन पर आखिरी फैसला सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर या चेयरमैन का होता है। मामले की जांच कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस करती है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा वार्निंग से लेकर सदन से सस्पेंशन या जेल तक हो सकती है। चलिए एक सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत संसदीय विशेषाधिकार मुख्य रूप से किसे दिए जाते हैं? इसका सही जवाब है सी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 105 और 194 के तहत ये अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों लेवल्स के जनप्रतिनिधियों को मिले हुए हैं। अब मेंस का सवाल देखिए, जो इस टॉपिक के सबसे अहम मुद्दे पर है, कोडिफिकेशन की कमी। आपसे कमेंट करने को कहा गया है कि कैसे ये अस्पष्टता और मनमाने इस्तेमाल को जन्म देती है। अपने जवाब में आपको एम्बिग्यूटी, मिसयूज के एग्जाम्पल्स और फ्री स्पीच पर इसके असर को जरूर हाईलाइट करना होगा। तो पार्लियामेंट से निकलकर अब चलते हैं खुले समुद्र में, जहां 2 देशों के बीच टेंशन बढ़ गया है। हमारा तीसरा टॉपिक है यूएस और ईरान के बीच एक जहाज को लेकर हुआ विवाद, जिसे हम इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ के आईने में देखेंगे। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। खबर सीधी सी है, यूएस नेवी ने ईरान के एक तेल टैंकर टस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिका कह रहा है कि यह नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक घेराबंदी का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस एक्शन को गैर कानूनी बताते हुए इसे समुद्री डकैती या पायरेसी का नाम दे दिया है। सोचिए, एक ही घटना लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग कानूनी दावे। इस विवाद की जड़ ऑफकोर्स यूएस और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव में है। लेकिन इस मामले का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? ये घटना एक सीज फायर यानी युद्ध विराम समझौते के ठीक बाद हुई। अब यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि क्या सीज फायर के दौरान ऐसी कार्रवाई लीगल है? और ये पूरी बहस 2 तरह के कानूनों के बीच फंस गई है, शांति के समय के कानून और युद्ध के समय के कानून। यहां 3 कानूनी टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये शांति काल में समुद्री कानूनों की गीता है। दूसरा है सैन रीमो मैनुअल, जो युद्ध के दौरान समुद्री सेनाओं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। और तीसरा नेवल ब्लॉकेड, जो एक मिलिट्री एक्शन है और जिसे युद्ध का एक एक्ट माना जाता है। ये टॉपिक एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, ये UNCLOS जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता है। दूसरा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स के महत्व को हाईलाइट करता है, जहां से दुनिया का इतना सारा तेल गुजरता है।
और तीसरा, ये बहुत साफ साफ दिखाता है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स यानी देशों के आपसी रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या को बदल सकते हैं। ये स्लाइड पूरे विवाद का CRUX है। इसको ध्यान से देखिए। अमेरिका का कहना है कि सीज फायर तो बस एक टेम्परेरी पॉज है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए युद्ध के कानून यानी सैन रीमो मैनुअल लागू होंगे और इस हिसाब से उनका एक्शन बिल्कुल लीगल है। वहीं ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि सीज फायर का मतलब है युद्ध खत्म, अब शांतिकाल है, इसलिए शांति के कानून यानी UNCOLOS लागू होने चाहिए और इस हिसाब से अमेरिका का एक्शन इल्लीगल है। देखा आपने कैसे एक ही शब्द की दो अलग अलग व्याख्या हो रही हैं? प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स। ये घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हुई, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। UN क्लॉज को आम भाषा में लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं। और एक टर्म है प्राइज लॉ। ये एक पुराना कानूनी कॉन्सेप्ट है जिसके तहत युद्ध में पकड़े गए दुश्मन जहाज पर विजेता देश अपना कानूनी दावा कर सकता है। एक बिल्कुल सीधा सा MCQ है, शांति काल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गतिविधियों के लिए मुख्य कानूनी ढांचा कौन सा है? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इसका सही जवाब है C, UNLOCS। युद्ध के समय के लिए अलग नियम होते हैं, जैसे सैन रीमो मैनुअल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेंस के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अक्सर जियोपॉलिटिक्स और देशों के अपने नेशनल इंटरेस्ट से प्रभावित होता है। इसके जवाब में आपको US ईरान केस का इस्तेमाल करते हुए ये दिखाना होगा कि कैसे दोनों देश एक ही कानूनी सिचुएशन की अलग अलग व्याख्या अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं। चलिए अब हमारे आखिरी लेकिन सेहत से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, FSSAI की अश्वगंधा पर नई एडवाइजरी। ये टॉपिक GS पेपर 2 हेल्थ और GS पेपर 3 साइंस एंड टेक दोनों के लिए ही काफी रेलेवेंट है। खबर बिल्कुल साफ और सीधी है। इंडिया की फूड रेगुलेटर FSSAI ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार अब से फूड सप्लीमेंट्स में अश्वगंधा की सिर्फ जड़ों का यानी रूट्स का इस्तेमाल हो सकता है। उसकी पत्तियों के इस्तेमाल पर कंज्यूमर सेफ्टी के कारण रोक लगा दी गई है। हम सब जानते हैं कि अश्वगंधा एक बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसे न्यूट्रिस्यूटिकल के रूप में भी बेचा जाता है, यानी एक ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। FSSAI का ये कदम साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है, जिसमें पाया गया कि अश्वगंधा के पत्तियों में कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो शायद सेहत के लिए हानिकारक हों। इसलिए कंज्यूमर सेफ्टी यानी उपभोक्ता सुरक्षा ही इस फैसले का सबसे बड़ा कारण है। यहां 3 शब्दों को समझना जरूरी है। पहला FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा। दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स से मिलकर बना शब्द है। और तीसरा विथेनोलाइड्स, ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो अश्वगंधा की पत्तियों में पाए जाते हैं और जिन पर सेफ्टी को लेकर सवाल उठे हैं। UPSC के लिए इस टॉपिक के कई डायमेंशंस हैं। पहला, यह इंडिया में फूड रेगुलेशन में FSSAI की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा, यह ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंटिफिक रेगुलेशन के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत को हाईलाइट करता है। तीसरा, यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन के महत्व को रेखांकित करता है। और चौथा, यह इंडिया में तेजी से बढ़ रही वेलनेस इंडस्ट्री के रेगुलेशन की चुनौती पर भी रोशनी डालता है। इस फैसले का फायदा ये है कि ये एक एविडेंस बेस्ड रेगुलेशन है, यानी सबूतों पर आधारित है, और इसमें कंज्यूमर की सेफ्टी सबसे ऊपर है। लेकिन इसमें चैलेंज FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन का है। अगर दोनों के नियम अलग अलग होंगे तो कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं। इसलिए आगे का रास्ता पूरी वेलनेस इंडस्ट्री के लिए एक साफ सुथरी गाइडलाइन बनाना ही है। प्रीलिम्स के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स। अश्वगंधा का साइंटिफिक नाम है विथेनिया सोमनीफेरा, इसे इंडियन जिनसिंग भी कहते हैं। FSSAI हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदिक दवाओं को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रेगुलेट करती है और अश्वगंधा को एक अडेप्टोजन माना जाता है, यानी एक ऐसी चीज जो शरीर को स्ट्रेस से डील करने में मदद करती है। एक सवाल इस टॉपिक से, भारत में न्यूट्रास्यूटिकल्स नाम के हेल्थ सप्लीमेंट्स को मुख्य रूप से कौन रेगुलेट करता है? यहां कंफ्यूजन हो सकता है। सही जवाब है B, FSSAI। याद रखिएगा, जब अश्वगंधा दवा के रूप में बेची जाती है तो आयुष रेगुलेट करता है, लेकिन जब फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में तो FSSAI की ही चलेगी। और ये रहा मेंस का एक बेहतरीन सवाल जो ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक रेगुलेशन के बीच बैलेंस की बात करता है। आपको FSSAI के निर्देश का एग्जाम्पल देते हुए इस पॉलिसी चैलेंज को डिस्कस करना है। अपने आंसर में कंज्यूमर सेफ्टी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी और इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन जैसे पॉइंट्स पर जरूर लिखिएगा।
तो ये थे आज के सबसे अहम करंट अफेयर्स। देखिए, यूपीएससी की इस लंबी जर्नी में हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना ही सफलता की कुंजी है। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव और एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए।